मयंक, देखिए मुझे लगता है कि समाज के दो ऐसे पहलू होते हैं जिनसे हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है। अच्छा। हमारा भारत एक श्रेष्ठ भारत बनता है। जी, और वो दो कौन से पिलर्स हैं? वो पहलू वो हैं, मुझे लगता है, एक फाइनेंस और एक हमारा एजुकेशन सिस्टम। और इसमें अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे समाज को एक सशक्तिकरण बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, और इसीलिए तो हमने मंडे एडिशन में बीड़ा उठाया है कि एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे, करियर टॉक्स भी होगा और फाइनेंस के फंडे भी होगा। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आज के फाइनेंस के फंडे आप तक पहुंचाने का। आज जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में भी चर्चा की थी कि हम बात करेंगे बैंकिंग और वित्तीय नवाचार के बारे में, और इस विषय में हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए, जानकारियाँ साझा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक बहुत ही विशेष मेहमान को। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री देवाशीष मिश्रा जी का। देवाशीष मिश्रा जी मुख्य महाप्रबंधक हैं भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली सर्कल से। आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मयंक जी, नमस्कार अंशु जी। भारतीय स्टेट बैंक से सारे दर्शकों को मेरे नए साल की शुभकामनाएं जी। मैं चाहता हूं कि नए साल में, जैसे आपने बताया जी, सबकी फाइनेंस गोल्स अचीव हो। जी जी। और सर, आपसे आज जब हम टिप्स लेंगे, आपसे जब जानकारियां, आपसे जो प्रश्न हम पूछेंगे, निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के मन में अगर कोई संशय है, क्वेरीज हैं, तो वो भी हल हो जाएंगी। बातचीत की शुरुआत करते हैं मिश्रा जी आपसे। क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपके, आगामी वर्ष 2025 में बैंकिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म करने वाला है? क्या नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कैसे ये इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर हमें लेकर चल सकता है? देखिए, आपने अभी देखा होगा कि हम विकसित भारत की जो गोल्डन ईयर में चल रहे हैं 2047 तक। तो जहाँ भारत की प्रगति है, जहाँ इकोनॉमी है, वहाँ बैंक्स भी है जी। और हम भारतीय स्टेट बैंक में कहते हैं जी कि दिस इज इंडियाज डिकेड, सो SBI इज डिकेड। जी। पिछले 10 साल में, 20 साल में 1947 के बाद भारत में जो प्रगति हुई है उसमें बैंक्स की बड़ी भूमिका रही है। जी जी। अगर आप देख रहे हैं कि भारत आज के दिन में 6.5% और 7% की ग्रोथ रेट में चल रही है, तो बैंक्स भी उसके साथ योगदान कर रहे हैं। नहीं, जाहिर सी तौर पर हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, फाइनेंस की अगर बात करें तो। जी। सर, RBI की नीतियों में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, ग्राहकों के लिए कितना वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है? अगर ब्याज दरों की बात करें, लोन प्रोसीजर की बात करें, उस बारे में बताइए। देखिए, अभी आपने देखा होगा दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रेपो रेट जो CRR होता है, रिजर्व रेशियो होता है, तो उसको कम किया है। उसका मतलब है कि बैंकों में उतने पैसा है, उतने लिक्विडिटी बढ़ा हुआ है, तो ये लिक्विडिटी हम ग्राहकों को देंगे, लोन बढ़ाएंगे, लोन के रेट कम होंगे। और ऐसे भी अभी जितने सारे प्रगति या जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, फार्मा, IT में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें PSU बैंक्स की रोल बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कॉर्पोरेट्स हैं, तो उनको फाइनेंस करने के लिए वी नीड RBI टू सपोर्ट एंड टू हैव पॉलिसीज जो बैंक को सपोर्ट करें। जी। देवाशीष सर, प्रायः यह देखा गया है कि सरकार भी इस क्षेत्र में या इस डायरेक्शन में काम कर रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन्स बढ़ाए जाएं। फिर चाहे हम जनधन योजना की बात करें या किसी भी स्कीम्स की बात करें, डिपॉजिट्स बढ़ने से आपको क्या लगता है, जो हमारा एक सामान्य वर्ग से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, बोरोवर है, फर्स्ट टाइम बोरोवर है, किसी को अपने घर के लिए, आशियाने के लिए लोन चाहिए, किसी को कार लोन चाहिए, उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या उस पर असर दिखने वाला है और क्या फ़ायदे 2025 में उसको मिलने वाले? मैं आपको कुछ इसमें कहानियाँ बताना चाहता हूँ। जी। पिछले 10 साल में 2 चीज़ में हमने बढ़ोतरी देखी है। जी। जो सेविंग्स थी, बचत थी लोगों की, वो आजकल एसेट्स में कन्वर्ट हो गई। मतलब लोन नहीं कहेंगे, बैंक तो लोन देती है, पर लोगों की उसमें एसेट्स बढ़ती है, घर बनाने में, कार लेने में। तो उसमें करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है 2020 के बाद, कोविड के बाद। हमने ये देखा है, हमारे इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया है, और उसके वजह से 10 साल में 2012 में जो गरीबी थी 26%, वो अभी 5% हो चुकी है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि हमने क्रेडिट बढ़ाया है, उनको फाइनेंस किया है, छोटे छोटे लोगों को हमने
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में फाइनेंस किया है, देन स्टैंड स्टार्टअप इंडिया हर स्कीम में लोगों को सपोर्ट किया है। तो गरीबी से लोग बाहर आ चुके हैं, वही इकोनॉमिक प्रोग्रेस है बैंक। और सर क्रेडिट के बारे में जितनी आसानी से हम बात कर पाते हैं उतना ही लोगों को लगता है कि क्रेडिट अवेल करना कठिन है। तो आप SBI के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं समूचे बैंकिंग सेक्टर के प्रोफेशनल्स के माध्यम से ये आंसर चाहता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति को क्या आगामी वर्ष में आसानी से लोन उपलब्ध हो पाएगा, उसकी प्रोसीजर्स और आसान की जाएंगी, डिजिटल या कुछ और तरीके अपनाए जाएंगे? बिल्कुल हो पाएगी, आपने सही प्रश्न पूछा है जी। मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक इस मामले में डिजिटल लोन के तरफ से पूरी अग्रणी है। आप ऑनलाइन में अप्लाई कर दीजिए, आपको लोन सैंक्शन वही स्क्रीन में दिखाई देगी। आपको बस बैंक में जाके दस्तखत करना है, वो भी हमने ऑनलाइन कर दिया है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फॉर द लोन्स वो भी हमने कर दिया है। ऑलमोस्ट 50% लोन हमारे डिजिटल होते हैं। कार लोन कहिए, एजुकेशन लोन कहिए, होम लोन काफी हद तक डिजिटल हो गई है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को जो बोलते हैं ना कि लोन के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है बैंक में, वो ना जाए, घर में बैठे अप्लाई करें और घर में बैठे सैंक्शन लेटर भी पाएं। जी, तो सारा काम अब डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। सर दौर भी डिजिटल का ही है, लेकिन एक ये भी एक पहलू है जिसको हम नहीं नकार सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग जितना बढ़ रहे हैं, कुछ साइबर फ्रॉड स्कैम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो कौन से वो स्टेप्स हैं जो इंस्टीट्यूशन ले रहा है लोगों के बचाव के लिए? बहुत अच्छे सवाल है। आई थिंक अगर मैं मेरे दिन के कार्यक्रम देखूं तो हर दिन में 1 घंटा में इसी के साइबर सिक्योरिटी की तरफ से क्या हम कर सकते हैं, तो 2-3 मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, हम हमारी जितने शाखाओं हैं और डिजिटल मीडिया में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके OTP शेयर ना करें, कोई भी लिंक आए आपके मोबाइल में उसको क्लिक ना करें, कोई भी फ़ोन करें कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या कहीं और से बोल रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट ना करें। और इस पहलू में हमने एक किताब भी निकाली है। मैं चाहता हूँ मयंक जी, आज शुभ मुहूर्त है, आई थिंक आपके पहले सोमवार है, और आज हम तो चाहते हैं सर ये हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे और अखिल भारत तक ये जानकारी पहुँचे। भारतीय स्टेट बैंक ने जो एक विशेष पुस्तक लॉन्च की है, साइबर अपराध से बचाओ, जिसका शीर्षक रखा गया है, जो कि क्या सर ये पुस्तक हर ब्रांच में उपलब्ध हो सकेगी? हाँ, हर ब्रांच उपलब्ध है। और अब सर चूंकि आप आए ही हैं हमारे शो में, तो हम चाहते हैं कि आप ही इसको अनवील कर दें और हमारे दर्शकों को बता दें कि ये पुस्तक जिसमें आपको सारी टिप्स भी मिलेंगी, सारे समाधान भी मिलेंगे कि अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना है और कैसे बचाव करना है। बिकॉज ऐसा कहते हैं ना अंशु, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन आपको रखना है, कैसे बचे रहे साइबर अपराध से। जैसे मैंने पहले बताया कि जो अननोन, जो आपकी जानकारी में नहीं है, जो लोग आपको फ़ोन करते हैं, उसमें सावधान रहिए। हमने ये भी देखा है, अभी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आपको पैसा मिल गया, आपके नाम पे कोई केस चल रहा है, CBI के नाम से, पुलिस के नाम से लोग को धमका के पैसा लेना चाहते हैं, उनसे अपना ID पासवर्ड चोरी करना चाहते हैं, तो लोग इसमें बचे। हमारे सारे शाखाओं में हमने ये पुस्तक पहुंचा है और सबको रेगुलर टिप्स देते हैं कि क्या क्या। जैसे मैं आपको परसों की बात कह रहा हूँ, हमारे एक शाखा है यहाँ, तो वहाँ एक ग्राहक आए और महिला है और बोले कि सर हमको 10 लाख भेजना है हम बेटे के लिए, हॉस्पिटल में। तो बोलने टाइम पे अपना फ़ोन बार बार देख रहे हैं, बार बार उसमें कुछ मैसेज कर रहे हैं। तो हमारे जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, जो हमारे शाखा के लोग हैं, बोला कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने शाखा प्रबंधक में पहुंचाया, उनको पता चला कि उनको धमका रहा है कि आप 10 लाख भेजिए। हमने रोका, पुलिस को बताया और ये साइबर क्रिमिनल को पकड़ाया अभी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हम ब्रांच में पहुंचाना चाहते हैं, ये हम आगे बढ़ाएंगे और लोगों को बचाएंगे। मिश्रा सर, एक आम तरह की समस्या जो आजकल जितने भी यूज़र्स हैं या जो भी लोग हैं जनमानस फेस कर रहे हैं, UPI रिलेटेड जो समस्याएं हो रही हैं, इसे फ्रॉड की श्रेणी में तो नहीं कहेंगे, लेकिन मान लीजिए मैं किसी को UPI से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता था, मोबाइल नंबर गलत डायल कर दिया, गलत खाते में पैसा पहुँच गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं कि गलती से आपके खाते में आ गया, तो वो हमें साइबर क्रिमिनल समझकर हमारे कॉल्स डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ऐसे में पहला स्टेप क्या हो कि अगर गलत पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, गलत अकाउंट में या गलत QR कोड पर या मोबाइल नंबर पर? सबसे पहले अगर ऐसा होता है, आप जो भी शाखा में खाता है वहाँ पहले बताइए। 1930 में कॉल करिए, साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर का नंबर है। तो अगर
आपने तुरंत कॉल किया तो हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ओके, आगे नहीं जाने देंगे। अभी आपने 2 दिन पहले 1 जनवरी से आरबीआई ने ये एनपीसीआई ने बताया है कि कहाँ पैसा जा रहा है उसके इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, एक प्रिकॉशन के तौर पर। जैसे आप मैडम को, अंशु जी को भेजना चाहते हैं तो उनका नाम आएगा पहले, सब देख लेंगे कि आप किसको भेज रहे हैं पैसा। ये बड़ी अच्छी सहूलियत होगी लोगों की कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ अपने पैसा, उसमें जानकारी हो जाएगी। चलिए सर, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कर दी कि मयंक जी मुझे पैसा भेजेंगे नए साल में, इससे अच्छी बात और क्या चाहिए। सर एक बात और, जैसा कि हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, आपने कहा 1930 पे कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं, और क्या ऐसे मुख्य स्टेप्स हैं जो शिकार हो गया है इंसान उसको लेने चाहिए? क्योंकि एक इंसान जब वो शिकार हो गया है इतना पैनिक हो जाता है सर, उसे कुछ समझ नहीं आता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक तो मैंने आपको प्रिकॉशंस बता दिया, अगर हो गया आप 1930 में कॉल करिए। और जो आपकी शाखाएं बताए, हमारे स्टेट बैंक में सारे जो मुख्य प्रधान कार्यालय है, लेचो है, लोकल हेड ऑफिस से, वहाँ हमने एक सेल बनाया है, 24 घंटे चलता है उसमें। उसमें हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, अगर ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट आता है हम तुरंत उस खाता को ब्लॉक करते हैं, उसमें कोई लेन देन करने नहीं देते। ऐसा हमारे बैंक नहीं, सारे बैंक ने एक कोऑर्डिनेशन सेल की तरफ से काम करते हैं टू स्टॉप दोज ट्रांजैक्शंस जो फ्रॉडलेंट है। और हम फिर उसको चेक करते हैं, फिर पुलिस को बताते हैं जरूरत पड़े तो, और ये अच्छे चल रहे हैं। जी सर, डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात कर रहे हैं, क्या बैंक्स रूरल एरियाज़ में विशेष रूप से डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए कोई स्टेप्स ले रहा है? बहुत अच्छी सवाल है। अगर आप जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की 22,500 शाखाएं हैं, तो हमारे पास 80,000 CSPs है, 80,000 जो हमारे बिजनेस करेस्पोंडेंट हैं, उनके छोटे ब्रांच रखे हुए हैं, एंड ये सारे डिजिटल है। कैसे? वहाँ कस्टमर पेमेंट, ग्राहक की पेमेंट आधार से होता है। तो आधार एनाबल्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं उसको, AEPS, वो एनाबल्ड है। आपको बताऊँ मैं, परसों एक प्रोग्राम थी, प्रधानमंत्री जी आए थे, तो हमने देखा है एक भारतीय ग्रामीण संस्था की प्रोग्राम थी, उसमें ऑलमोस्ट सारे ग्रामीण लोग अपने मोबाइल लेके आए हुए थे, सारे रिकॉर्ड कर रहे थे प्रोग्राम्स को। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देखिए कितने मोबाइल फोन से आपके हाथ में है। तो गांव में डिजिटल पेनिट्रेशन शहर से ज़्यादा है। ये हमारा आंकड़ा है कि 71% मोबाइल पेनिट्रेशन गांव में ही है। जी सर, और कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारा भारत बैंकिंग के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में और सशक्त बन सकता है? आप अगर देखें, डिजिटल की बात हम करें तो एक PM प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आई थी, उसमें हम छोटे ट्रेडर्स, फल वाले, सब्जी वाले को 20,000 40,000 रुपये दे रहे थे, जबकि वो लोग जो कलेक्शन, जो पेमेंट लेते थे वो QR से लेते थे। जी। तो ये QR कोड की जो पेनिट्रेशन बढ़ा है, जो यूसेज बढ़ा है, या NPCI के यूसेज बढ़ा है, इन्हीं की वजह से बढ़ा हुआ है। जैसे ही प्रधानमंत्री का PMJJBY, PMSBY, जितने सुरक्षा बीमा हमने कराया है लोगों का, वो सारे डिजिटल माध्यम से हमको देते हैं। जी। जितने सारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या PM किसान, हमने पिछले महीने 6 करोड़ लोगों को करीब 3 घंटे में पूरे जो उनका सब्सिडी उनको अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो डिजिटल इंडिया इज ग्रोइंग वेरी हाई। हम जो देखते हैं शहर में, गांव में उससे ज़्यादा है मेरे ख्याल से। सर, रूरल एरियाज़ की बात हुई, जो हमारे टैक्स-सेवी कस्टमर्स हैं या जो हमारे जेनजी हैं, जो यंग लोग हैं, उनके लिए बैंक क्या नवाचार कर रहा है, क्या इनोवेटिव टेक्निक्स या मेथड्स लॉन्च करने के लिए एस्पायर कर रहा है? तो हमारे पास एक मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी है जिसका नाम है योनो। जी। ये बैंकिंग नहीं है, एक फाइनेंशियल सुपर हाउस है। आप उसमें टिकट काट सकते हैं, आप उसमें से बुक कर सकते हैं, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। वो एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है। जी। तो ये हम हमारी यंग जनरेशन के लिए बनाया है। अभी हमारे पास 7 से 8 करोड़ लोग उसमें इनरोल कर चुके हैं। जी। और जितने यंगस्टर्स हैं उनको एजुकेशन चाहिए, होम लोन चाहिए, उनको कोई भी लोन चाहिए, हम उसको डिजिटली देते हैं। जब वो पहले बताया था मैंने, बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, सैंक्शन को स्क्रीन में दिखेगा और डॉक्यूमेंटेशन भी डिजिटल कर लेंगे। जी। सर, चलते चलते एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न भी है, आपके अनुसार कौन से सेक्टर्स, कौन सी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर होगी? क्योंकि मेरा नए साल का रेजोल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया था। इनका रेजोल्यूशन पूरा करवा के जाइए सर आज आप। हाँ, करवाते हैं। अगर हम सेक्टर की बात करें तो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ी सेक्टर है, जहाँ सोलर है, विंड है, ये सारे सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही IT, फार्मा, सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, जो AI मिशन भारत ने शुरू किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मिशन शुरू किया है, उसमें आगे बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। जी। तो सर, चलते चलते क्या टिप्स होंगे आपके क्लोजिंग कमेंट्स?
हमेशा हमको हमारे फाइनेंशियल गोल पहले डिसाइड करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। हमने 2 दिन पहले हर घर लखपति करके स्कीम निकाला है। आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कितना मुझे रखना पड़ेगा हर महीने या हर 15 दिन में। तो ये सब गोल आपको फिक्स करने से आपको उसके इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जी तो सही प्लानिंग ज़रूरी है, अपने गोल्स को पहले ही निर्धारित करके काम करें। जी सर, आप प्रोग्राम में जुड़े और इतनी रोचक जानकारियाँ, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।